डियर स्टूडेंट, गायत्री पीजी कॉलेज साचूर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट जो टॉपिक है एस ब्लॉक एलिमेंट के अंतर्गत थर्मल और थर्मल स्टेबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट ऑफ पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। स्पेशली जो आपके सिलेबस के अंदर पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी, उसमें स्थायित्व और सोलिबिलिटी जो विलेयता है क्या होती है, किस प्रकार से होती है, तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की ऑक्साइड्स की। तो पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इन तत्वों को हम वायु के अंदर या वायु की उपस्थिति में इसको जलाते हैं। तो पोटेशियम होता है वायु के साथ में जल करके पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम होता है वो O2 के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। और कैल्शियम जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड देता है। तो तीनों तत्व पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम वायु के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम, पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। अब इन तीनों की हम थर्मल स्टेबिलिटी और सोलिबिलिटी की बात करें तो थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है उसमें जो स्थायित्व होता है वो इनकी जो जालक ऊर्जा होती है उस पर डिपेंड करता है। इसी के साथ साथ सोलिबिलिटी भी होती है, वो लैटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा और सॉल्वेशन एनर्जी जो होती है या जिसको हम जल योजन ऊष्मा भी कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी भी कहा जाता है, तो इन पर डिपेंड करती है। जालक ऊर्जा और जो जल योजन ऊर्जा है उस पर डिपेंड करेगी। अगर किसी भी ऑक्साइड से कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट तो उनकी जालक ऊर्जा का मान यदि विलायकन ऊर्जा से ज्यादा है तो उस कंडीशन के अंदर उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है, और थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, वो बहुत अधिक होती है। तो देखिए, हम इन ऑक्साइड्स की बात करें, पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, तो इनका जो उसमें स्थायित्व है वो इनकी जालक ऊर्जा के मान पर डिपेंड करता है। यहाँ पर मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है उसकी जालक ऊर्जा आप देख लें 3895 3895 किलो जूल प्रति मोल, और कैल्शियम की 3520 किलो जूल प्रति मोल, और पोटेशियम ऑक्साइड के कुछ भी नहीं है। साइज देखें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड लेंथ जो होती है तो वो कितनी है, 6.5। कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर 9.9 एंगस्ट्रॉम और पोटेशियम ऑक्साइड के अंदर 13.8 एंगस्ट्रॉम है। यानी आप देखें कि जितना मेटल और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो उसका थर्मल स्टेबिलिटी है, जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही वीक होता है, इजीली थोड़े से इसको उष्मा देती वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड से लेकर के पोटेशियम ऑक्साइड तक, यानी इन तीनों ऑक्साइड्स के हम कंपैरिजन करें, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और पोटेशियम, तो सबसे ज्यादा जालक जो ऊर्जा होती है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है, उससे कम कैल्शियम ऑक्साइड की होती है और सबसे कम पोटेशियम ऑक्साइड की होती है। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा मैग्नीशियम ऑक्साइड, उससे कम कैल्शियम ऑक्साइड और उससे कम पोटेशियम ऑक्साइड हो जाएगा। अब सॉल्युबिलिटी की बात करें हम तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है वो इस थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप देख रहे हैं कि ज्यादा जब मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसकी जालक ऊर्जा सबसे अधिक है
तो सॉल्युबिलिटी इसकी क्या होगी, सबसे कम होती है। उससे ज़्यादा कैल्शियम ऑक्साइड और सबसे अधिक पोटेशियम ऑक्साइड होता है। तो कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो जल में अविलय होता है, जबकि कैल्शियम ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड जल में विलय है। क्यों? तो इसका कारण यही है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है उसकी जालक ऊर्जा बहुत अधिक होने के कारण ये जल में अविलय रहता है, जबकि कैल्शियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड की जालक ऊर्जा कम जबकि विलयन ऊर्जा अधिक है। इस कारण से ये जल में विलय होते हैं। पोटेशियम ऑक्साइड जल के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस O2 मुक्त करता है, और कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो जल के साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कुछ मात्रा में उष्मा मुक्त करता है। तो ये हो गई बात अपने ऑक्साइड्स की, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। इन ऑक्साइड का जो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो सबसे ज्यादा मैग्नीशियम ऑक्साइड, उससे कम कैल्शियम और उससे कम पोटेशियम। और सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी पोटेशियम ऑक्साइड की होगी, उससे कम कैल्शियम ऑक्साइड, उससे कम मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये किस पर डिपेंड करता है? जालक ऊर्जा और सॉल्वेशन एनर्जी जो जल योजन ऊर्जा है उस पर डिपेंड करता है। अब हम नेक्स्ट बात करें इसके कार्बोनेट की। देखिए हम नेक्स्ट बात करते हैं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की। तो जो एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल है, पोटेशियम, एल्कली अर्थ मेटल मैग्नीशियम और कैल्शियम, इनके कार्बोनेट की बात करें तो पोटेशियम क्लोराइड होता है वो सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम कार्बोनेट प्लस NaCl देता है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम क्लोराइड सोडियम कार्बोनेट के साथ मैग्नीशियम कार्बोनेट बनता है, और कैल्शियम क्लोराइड सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। तो ये जो कार्बोनेट्स है, पोटेशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट, इन कार्बोनेट की हम थर्मल स्टेबिलिटी और सोल्युबिलिटी की बात करें तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती जाएगी तो कार्बोनेटों का उसमें जो स्थायित्व है वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती जाती है कार्बोनेट का उष्मा के प्रति स्थायित्व क्या होता है, बढ़ता जाता है। यहाँ जो कार्बोनेट का उष्मा के प्रति स्थायित्व है वो इनसे प्राप्त परिणामी धातु ऑक्साइड के स्थायित्व पर निर्भर करता है। यानी जो ये कार्बोनेट से इसका जो स्थायित्व है वो मेटल ऑक्साइड जो बॉन्ड होता है इस पर डिपेंड करता है। इन तत्वों के ऑक्साइडों का स्थायित्व जालक ऊर्जा में कमी के साथ में घटता जाता है। जैसे जैसे जालक ऊर्जा में वृद्धि होती है मेटल ऑक्साइड से उसकी स्टेबिलिटी है वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और जालक ऊर्जा में कमी होगी तो मेटल ऑक्साइड्स जो बॉन्ड है वो वीक होगा और धीरे धीरे क्या होगा, उसका स्थायित्व है कम होता जाएगा। तो अभी हमने बात की थी कि जो मेटल ऑक्साइड्स बॉन्ड होता है वो किस पर डिपेंड करता है, लैटिस एनर्जी पर डिपेंड करता है। जिसमें लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी वो बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, और उसका सॉल्वेशन जो एनर्जी होगी, विलायकन ऊर्जा होगी, वो बहुत ही कम होती है। तो इस कंडीशन के अंदर ऐसे जो ऑक्साइड्स होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कार्बोनेट है उन कार्बोनेट का जो स्थायित्व होता है वो इस मेटल ऑक्साइड के रिवर्स होता है। यानी जो जितना मेटल ऑक्साइड्स ज्यादा स्टेबल होता है उसका कार्बोनेट उतना ही कम स्थायी होता है। जो देखिए जिससे कार्बोनेट का उष्मा के प्रति स्थायित्व क्या होता है, बढ़ता जाता है। यानी कि जालक ऊर्जा जब कम होगी, मेटल और ऑक्साइड की जालक ऊर्जा में कमी होगी, तो उस कंडीशन के अंदर वो कार्बोनेट होगा, उसका जो उष्मीय स्थायित्व होता है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। अब हम बात करें जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है और पोटेशियम कार्बोनेट है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके ऑक्साइड्स की बात की थी, मैग्नीशियम ऑक्साइड था, कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड था, और पोटेशियम कार्बोनेट का पोटेशियम ऑक्साइड था। अभी हमने बात की थी
तो यहाँ पर हमने बात की कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसकी जालक ऊर्जा सबसे अधिक होती है, उससे कम कैल्शियम ऑक्साइड और सबसे कम पोटेशियम ऑक्साइड। तो अभी इन ऑक्साइड की थर्मल स्टेबिलिटी देखें तो सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, उससे कम कैल्शियम ऑक्साइड और उससे कम पोटेशियम ऑक्साइड था। अब यहाँ पर जब जालक ऊर्जा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड की सबसे अधिक है, दैट मीन्स ये जो कार्बोनेट होगा उसका उसमें स्थायित्व क्या होगा, सबसे कम होता है। यानी जिस कार्बोनेट के अंदर मेटल ऑक्साइड जितना ज्यादा स्ट्रांग होता है वो मेटल कार्बोनेट उष्मा के प्रति उतना ही कम स्थायी होता है, क्योंकि ये जो मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा जब इसको हम जलाएंगे तो ये तुरंत ही मैग्नीशियम ऑक्साइड एक स्टेबल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा प्लस CO2 है वो मुक्त कर देगा। इस कारण से मैग्नीशियम जो कार्बोनेट है उसका स्थायित्व सबसे कम, फिर उससे ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट और उससे ज्यादा पोटेशियम कार्बोनेट का होगा। छोटे आकार के धनायन वाले लवणों की विलेयता अपेक्षाकृत क्या होती है, ज्यादा होती है। जो लवण जिसके अंदर जितना छोटा धनायन होगा उस लवण की विलेयता उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें जालक ऊर्जा है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। अतः इन कार्बोनेटों की विलेयता का क्रम देखें तो पोटेशियम आयन जो होता है उसका आकार और कैल्शियम आयन है Ca2+ और मैग्नीशियम आयन Mg2+। तो छोटे आकार के जो धनायन है उसके लवणों की जो विलेयता होती है वो अपेक्षाकृत क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम जो कार्बोनेट है K2CO3 और फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट, तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, पोटेशियम कार्बोनेट की, उससे कम कैल्शियम कार्बोनेट की और सबसे कम मैग्नीशियम कार्बोनेट की होगी। अब हम बात करें बाइकार्बोनेट की, तो बाइकार्बोनेट के अंतर्गत जो पोटेशियम है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है, इनका जो बाइकार्बोनेट्स है वो बाइकार्बोनेट का जो स्थायित्व होता है वो विद्युत धनिक गुण जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव प्रॉपर्टी है उस पर डिपेंड करता है। तो विद्युत धनिक गुण बढ़ने के साथ में इनका स्थायित्व है वो भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। इस कारण से पोटेशियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो अधिक स्थायी और कम विलेय होता है, क्योंकि हमने बात की थी क्षार धातु होते हैं उसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो इजीली Ip का मान होता है बहुत कम होता है, इजीली ये त्याग करके M+ आयन बनाते हैं। तो इसका जो विद्युत धनिक गुण होता है वो इन क्षारीय मृदा धातु जो कि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके M2+ आयन बनाते हैं इनकी तुलना में अधिक होता है। इस कारण से जो क्षार धातु के बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो अधिक स्थायी और कम विलेयशील होते हैं, जबकि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, इनकी विलेयता तो अधिक है लेकिन स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सल्फेट की और नाइट्रेट्स की। देखिए हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके सल्फेट्स और नाइट्रेट्स की। तो पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, पोटेशियम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम सल्फेट H2 मुक्त करता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2O और कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम सल्फेट बनाता है। तो ये जो क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु के जो सल्फेट्स हैं, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट, इनका हम उसमें स्थायित्व और विलेयता की बात करें तो इनकी जो विलेयता और उसमें स्थायित्व है वो किस पर डिपेंड करती है, जलयोजन ऊर्जा और जालक ऊर्जा। जो थर्मल स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी दोनों हमेशा जलयोजन ऊर्जा और जालक ऊर्जा पर डिपेंड करेगी। जो जालक ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। और जलयोजन ऊर्जा जितनी ज्यादा होती है तो उसका जो विलायकन ऊर्जा है ज्यादा होने के साथ सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, बढ़ती है। अतः
सल्फेटों की विलेयता का क्रम देखें तो सबसे ज़्यादा जो सल्फेट यानी पोटेशियम सल्फेट होता है वो मोर सॉल्युबल है, उससे कम मैग्नीशियम सल्फेट, उससे कम कैल्शियम सल्फेट होता है। क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम जो सल्फेट है इसकी विलायकन ऊर्जा सबसे अधिक है, जबकि जालक ऊर्जा है वो बहुत ही कम होती है। उसके बाद में मैग्नीशियम सल्फेट और सबसे कम कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। तो कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन का जो आकार होता है वो पोटेशियम आयन की तुलना में छोटा होता है। इस कारण से इनकी जो जालक ऊर्जा का मान होता है पोटेशियम आयन की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। अतः ये क्या होते हैं, कम विलयशील होते हैं। तो थर्मल स्टेबिलिटी है उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा पोटेशियम सल्फेट, उससे कम कैल्शियम सल्फेट और उससे कम मैग्नीशियम सल्फेट। अब हम बात करें नाइट्रेट्स की, तो पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, पोटेशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट, ये जब हम गर्म करते हैं तो तेजी से अपघटित होकर के O2 मुक्त करते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है, कैल्शियम नाइट्रेट होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। तो इनकी भी थर्मल स्टेबिलिटी देखें तो सबसे ज्यादा पोटेशियम नाइट्रेट, उससे कम मैग्नीशियम नाइट्रेट और सबसे कम कैल्शियम नाइट्रेट होता है। और सॉल्युबिलिटी देखें तो भी सबसे ज्यादा सॉल्युबल पोटेशियम नाइट्रेट होगा, उससे कम मैग्नीशियम नाइट्रेट होगा और सबसे कम कैल्शियम नाइट्रेट होता है। तो इस प्रकार से आपको इनके स्पेशली पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के ऑक्साइड्स, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट और नाइट्राइट्स, इनकी सॉल्युबिलिटी और जो थर्मल स्टेबिलिटी है उसका एग्जाम में ऑर्डर पूछा जाता है। तो ये दोनों थर्मल स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी ये जालक ऊर्जा और जो विलायकन ऊर्जा होती है उस पर डिपेंड करती है। तो अब हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में इनके जो हाइड्राइड्स हैं, क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु में कुछ स्पेशली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, तो इसके बारे में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।